हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 20वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू कर। विक्रांत के बार बार उसे ऐसे इग्नोर करने से सुहाना चिढ़ गई थी, लेकिन नानी के सामने विक्रांत को कुछ नहीं कहना चाहती थी, वरना नानी अभी उसके सामने पूरा शास्त्र खोल कर बैठ जाती कि अपने पति से ऐसे बात करो, अपने पति से वैसे बात नहीं करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इसलिए वह भी चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। तभी नानी ने उसे इशारा किया तो सुहाना नासमझ बनते हुए आंखों से ही इशारा कर पूछने लगी, क्या कह रही हो? तो नानी ने अब गुस्से से उसे घूर कर देखा तो सुहाना को समझ आया कि वह क्या कह रही है। वह जल्दी से उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। विक्रांत ने एक नज़र जाते हुए सुहाना की तरफ देखा और फ़ोन बंद करके पॉकेट में रखा और नानी से पूछा, कैसी हैं आप नानी जी? नानी ने स्माइल करते हुए कहा, मैं अच्छी हूँ बेटा, मेरा बड़ा मन था आपसे मिलने का, वैसे भी शादी के बाद मैं आपसे मिली ही नहीं। विक्रांत ने भी प्यार से जवाब देते हुए कहा, तो आप मुझे कभी फ़ोन करके बुला सकती थी या फिर आप घर आ जाती। मैं भी तो आपका कुछ लगता हूँ ना। आपका पूरा हक है मुझ पर। जब भी मुझसे मिलने का मन हो बस एक कॉल कर देना और मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा। विक्रांत जिस अपनेपन से बात कर रहा था, नानी मन ही मन बहुत खुश हुई। उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा आदमी इतने प्यार से बात करेगा। कहीं ना कहीं उनके मन में डर था कि सुहाना की शादी एक अमीर आदमी से हुई है, कहीं वह अमीर आदमी ज़्यादा एटीट्यूड वाला ना हो। लेकिन विक्रांत जितने प्यार से नानी से बात कर रहा था, नानी तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। तभी सुहाना पानी का गिलास लिए वहां आई और ट्रे विक्रांत के सामने बढ़ाते हुए बोली, लीजिए जल ग्रहण कीजिए, फिर मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ। सुहाना की बात सुनकर विक्रांत ने उसे हैरानी से देखा। दरअसल उसे सुहाना से इतनी इज्जत मिलने की आदत नहीं थी, तो इसलिए उसे सुहाना का ऐसा व्यवहार डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। वहीं नानी सुहाना को ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हूँ, यह कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है। वहीं विक्रांत तो मन ही मन सोचते हुए पानी का गिलास उठाया कि इस लड़की को क्या हो गया है, यह मेरी बीवी ही है ना, कहीं उसकी जुड़वा बहन तो नहीं है। चुपचाप पानी पीते हुए सुहाना को ही वह देख रहा था, जैसे कंफर्म करना चाह रहा हो कि वाकई में उसकी बीवी ही है। तभी नानी ने सुहाना से दोबारा कहा, सुहाना जाकर चाय नाश्ते का इंतजाम करो, जमाई जी पहली बार हमारे घर आए हैं, जाकर चाय नाश्ते का इंतजाम करो। सुहाना ने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाकर कहा, जी नानी जी, बस अभी लेकर आई, और मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चली गई। सुहाना का बदला हुआ रूप विक्रांत को काफ़ी अजीब लग रहा था। कुछ देर बाद सुहाना नाश्ता लेकर आई। उसने ब्लैक कॉफ़ी का कप विक्रांत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए आपकी मनपसंद काली कड़वी कॉफ़ी, मैंने अपने इस प्यारे प्यारे हाथों से बड़े ही प्यार से बनाई है, तो कृपया चख कर बताइए कि मैंने कैसी बनाई है। विक्रांत ने उसके हाथ से कॉफ़ी ली और जैसे ही उसका एक सिप लिया, इसी के साथ सारी कॉफ़ी मुंह से बाहर आ गई। वहीं नानी ने परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, कॉफ़ी अच्छी नहीं बनाई क्या? इसने फिर गुस्से से सुहाना की तरफ देखते हुए कहा, सुहाना चाय भी बना सकती थी ना, जब तुम्हें कॉफ़ी बनानी नहीं आती है तो। सुहाना बेचारों वाली शक्ल बनाते हुए बोली, नानी अब मैं भी क्या करूं, मेरे पति चाय नहीं पीते हैं, उन्हें यह काली वाली कड़वी कॉफ़ी ही पसंद है। कहते हुए वो टिश्यू पेपर से विक्रांत के कोट पर गिरी हुई कॉफ़ी साफ करने लगी। पहले ही सुहाना का यह बदला हुआ व्यवहार विक्रांत के सिर में दर्द पैदा कर रहा था, और फिर उसके हाथ की बनी हुई यह कड़वी सी गंदी सी कॉफ़ी ने उसका पूरा मूड खराब कर दिया था। दरअसल सुहाना अपनी नानी के सामने यही जता रही थी कि वह अपने पति का अच्छे से ध्यान रखती है और उन्हें पूरा मान सम्मान देती है। वह नहीं चाहती थी कि उसकी पोल उसकी नानी के सामने खुले, वरना उसकी नानी विक्रांत के सामने ही उसकी पिटाई कर देती, और वो ऐसा कर भी सकती थी। और ये बात भला सुहाना से बेहतर कौन जान सकता था। कॉफ़ी पीने की वजह से विक्रांत के कपड़े थोड़े से खराब हो गए थे, तो सुहाना ने परेशान होते हुए कहा, पतिदेव आपके वस्त्र पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, चलिए मैं आपके कपड़े साफ कर देती हूँ। कहकर वो विक्रांत का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए खींचने लगी। नानी ने भी विक्रांत से कहा, हाँ बेटा जाओ, तुम सुहाना के रूम में ही चले जाओ और अपने कपड़े साफ कर लो, यह लड़की भी ना पता नहीं क्या क्या करती रहती है। सुहाना विक्रांत को अपने रूम में लेकर आई और जल्दी से ही डोर अंदर से बंद कर दिया, और फिर बेचारों वाली शक्ल बनाती हुई विक्रांत से बोली, तुमने मेरी नानी को कुछ कहा तो नहीं ना?
अब विक्रांत समझ गया कि उसकी बीवी इतनी नौटंकी क्यों कर रही थी। उसने स्माइल करते हुए कहा, अभी तक तो नहीं कहा, पर अब लगता है कहना पड़ेगा। तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन अजीब ही होती जा रही है। तो सुहाना ने रोनी जैसी शक्ल बनाते हुए कहा, पर मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ ना। थोड़ा बहुत परेशान करना तो बनता है ना बीवी का, और ऐसा नहीं करूँगी तो मैं तुम्हारी बीवी कैसे कहलाऊंगी फिर। सुहाना के मुंह से अपने लिए खुद को विक्रांत की बीवी कहना विक्रांत को बहुत अच्छा लग रहा था। विक्रांत ने एक बार फिर अनजान बनते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने, मैं समझा नहीं। तो सुहाना ने दोबारा कहा, अरे यही तो कहा ना कि बीवियों का फर्ज होता है अपने पति को परेशान करना, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता। तो विक्रांत ने सुहाना की कमर को पकड़ अपने करीब किया और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, तो बीवी के तो कुछ और भी फर्ज बनते हैं ना सुहाना, क्या तुम्हें वह नहीं निभाने चाहिए। सुहाने ने नासमझी से विक्रांत की तरफ देखा तो विक्रांत ने सुहाना के कानों के करीब जाकर सेडेक्टिव वॉइस में कहा, अपने पति को रोज रात को खुश करना यह भी तो बीवी का ही फर्ज होता है ना सुहाना। सुहाना ने एक बार फिर नासमझी में पूछा, खुश करना होता है तो क्या बीवियां रोज रात को पति को डांस करके दिखाती हैं या फिर गाने सुनाती हैं। हाँ, ज़रूर स्टोरी सुनाती होंगी, तभी तो हस्बैंड खुश होते होंगे ना। अब विक्रांत का मन अपना माथा पीटने का कर रहा था कि वह भी किसके सामने क्या बोल रहा है। उसने सुहाना के सिर पर टैप करते हुए कहा, इडियट, तुम्हें यह भी नहीं पता कि हस्बैंड को खुश कैसे किया जाता है। कौन सी दुनिया में रहती हो तुम। खैर छोड़ो, फिलहाल तो मैं तुम्हारा रूम देखूंगा कि मेरी बीवी शादी से पहले कैसे रहा करती थी। कहकर उसने सुहाना को छोड़ दिया और पूरे रूम को सरसरी निगाह में देखने लगा। तो सुहाना ने अजीब शकल बनाते हुए कहा, कैसे रहती थी से क्या मतलब है तुम्हारा। इंसान हो तो इंसान की तरह ही न रहूंगी। विक्रांत ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और वह सुहाना के रूम में रखी हुई हर चीज को बड़े गौर से देखने लगा। वो कहते हैं ना, जिस इंसान से हम बहुत प्यार करते हैं ना, तो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं और उससे जुड़ी सभी चीज़ें हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। तो कुछ यही हाल विक्रांत का भी था। वह अपनी बीवी के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। उसकी बीवी शादी से पहले कैसे रहती थी, क्या करती थी, इसकी चॉइस क्या है, उसकी नापसंद क्या है, सब कुछ। सुहाना जाकर बेड पर बैठ गई। तभी विक्रांत की नज़र एक एल्बम पर पड़ी, जिसे उठाकर विक्रांत ने उसे खोलकर देखा। कुछ पेज पलटते ही उसके चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन आ गए। दरअसल इस एल्बम में सुहाना की कॉलेज और स्कूल टाइम की कुछ फ़ोटोज़ थी। वैसे तो कुछ फ़ोटोज़ से विक्रांत को कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि उस फ़ोटोज़ में उसकी तस्वीरें ज़्यादातर लड़कियों के साथ ही थी, लेकिन कुछ फ़ोटो में उसके साथ में एक लड़का नज़र आ रहा था और दोनों ही आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो रहे थे। उस लड़के ने सुहाना के गले में पीछे से अपनी बाहें डाली हुई थी और दोनों ही स्माइल कर रहे थे। अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल सी पिक थी जो अक्सर दोस्त एक दूसरे के साथ खिंचवाते हैं, लेकिन अगर विक्रांत की नज़रों में देखा जाए तो उसे अपनी बीवी के बगल में एक लड़का बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सुहाना ने नोटिस किया कि विक्रांत एकटक फोटो को ही देखे जा रहा है, तो वह बेड से उठकर उसके पास आई और उस फोटो को देखते हुए बोली, ऐसा क्या देख रहे हो इस फोटो में, नॉर्मल सी फोटो तो है मेरे दोस्त के साथ। विक्रांत ने बिना सुहाना की तरफ देखे पूछा, तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा बॉयफ्रेंड। सुहाना ने हैरानी से विक्रांत को देखते हुए कहा, हर दोस्त बॉयफ्रेंड नहीं होता है, और यह मेरे बचपन का दोस्त है, मेरी स्कूल टाइम से मेरे साथ है और अभी तक है। क्या करूं, वापस बेड की तरफ बढ़ गई और जाकर बेड पर बैठ गई, लेकिन विक्रांत के कानों में तो सुहाना की कही हुई लास्ट की लाइन ही घूम रही थी। मतलब है, तो क्या वह अभी भी सुहाना के साथ कॉलेज में पढ़ता है। उसने एल्बम को बंद किया और सुहाना के पास आकर बोला, तो क्या यह तुम्हारे साथ आज भी कॉलेज में है। तो सुहाना ने लापरवाही से कहा, और नहीं तो क्या, कहा ना मेरी कॉलेज का दोस्त है और बचपन से मेरे साथ रहा है, स्कूल टाइम में भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और अभी भी है। तुम्हारे दोस्त नहीं थे क्या कॉलेज में। विक्रांत ने सुहाना की बाकी सारी बातों को इग्नोर किया और सुहाना की बाह पकड़कर कसते हुए कहा, तुम कल से कॉलेज जा रही हो तो एक बात मेरी कान खोलकर सुन लेना, तुम्हारा कोई भी दोस्त लड़का नहीं होना चाहिए। दोस्ती रखनी है तो लड़कियों से रखो, किसी लड़के से नहीं। सुहाना को विक्रांत का इस तरह से बिहेव करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और इस वक्त विक्रांत में बहुत कसकर सुहाना की बाह पकड़ी हुई थी, जिससे उसे
थोड़ा दर्द भी हो रहा था। वह अपने हाथ छुड़ाते हुए बोली, दोस्त दोस्त होता है ना, इसमें लड़के या लड़की का क्या मतलब? क्या तुम्हारी लड़कियां दोस्त नहीं थी कॉलेज में? और वह आशना, वह तो तुम्हारी दोस्त थी ना? और क्या मैंने कुछ कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा ना। तुम तो आज उसे शॉपिंग भी कराने ले गए थे ना उसे। फिर तो विक्रांत ने अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरा और कहा, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया आशना को मैं शॉपिंग कराने लेकर गया तो? अब सुहाना को नहीं पता था कि उसके दिमाग में सबसे पहले आसना का नाम ही क्यों आया। उसने कहा, नहीं, इसमें पसंद नापसंद करने वाली क्या बात है? वह तो बस मैं ऐसे ही कह रही थी कि वो भी तो एक लड़की है ना, और वह तुम्हारी दोस्त, और तुम तो अभी भी उसके दोस्त हो ना। विक्रांत ने सुहाना का हाथ छोड़ा और एक गहरी सांस लेते हुए सुहाना से कहा, देखो सुहाना, आसना उस घर में रहती है और मैं सिर्फ उसे उस घर के सदस्य की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। बाकी उससे ज़्यादा वह मेरे लिए कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम एक बात बताओ, अगर मैं आसना के साथ इतना क्लोज होकर फ़ोटो खिंचवाऊँ तो क्या तुम्हें पसंद आएगा? या फिर कोई और लड़की के साथ में इतना क्लोज होते हुए तुम मुझे देख सकती हो? विक्रांत के सवाल पर सुहाना एकदम चुप रह गई। आज पहली बार था जब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, या कह सकते हैं कि पहली बार उसके पास विक्रांत के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसे खुद भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि क्या वाकई में उसे इतना बुरा लगेगा अगर वह किसी भी लड़की को विक्रांत के इतना करीब देखेगी तो। पर विक्रांत सुहाना के चेहरे पर आए हुए एक्सप्रेशन को देखकर समझ गया कि यह कहीं ना कहीं सुहाना को इस बात का बुरा ज़रूर लगेगा, और यह सोचकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। थोड़ी ही सही, लेकिन सुहाना के मन में उसके लिए थोड़ी सी फीलिंग्स जागने लगी थी। यह बात विक्रांत को बहुत अच्छी लगी। सुहाना ने अपना सिर झुका लिया और फर्श की तरफ देखते हुए बोली, पर वह तो मेरा दोस्त है ना, कोई मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी है। और वह तो बचपन से मेरे साथ है, तो उसमें क्या दिक्कत है? सुहाना किसी इनोसेंट बच्चे की तरफ बिहेव कर रही थी। सुहाना का ऐसा जिद करना विक्रांत को अब गुस्सा दिला रहा था। उसे नहीं पसंद था कि सुहाना किसी भी लड़की से दोस्ती रखे या फिर उसके करीब जाए, क्योंकि जब से सुहाना उसकी लाइफ में आई थी उसने भी किसी लड़की की तरफ ध्यान नहीं दिया था। उसकी लाइफ में तब से लेकर अब तक सिर्फ सुहाना ही थी, बल्कि आखिरी दम तक उसने अपनी पूरी ज़िंदगी सुहाना के नाम कर दी थी कि उसकी लाइफ में अब कोई और लड़की नहीं आएगी। लेकिन वह सुहाना को भी यह बात समझा नहीं पा रहा था। उसने सीधा उसे ऑर्डर देते हुए कहा, बस मैंने कह दिया तो कह दिया, अब से आगे और कोई एग्रीमेंट नहीं, अब चलो देर हो रही है। कहकर उसने सुहाना का हाथ पकड़ा और उसे रूम से बाहर ले गया। नानी से मिलने के बाद विक्रांत सुहाना को लेकर वहां से निकल गया। सुहाना अभी भी मुंह फुलाए गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। विक्रांत गाड़ी ड्राइव करते हुए बीच बीच में सुहाना को तिरछी नजरों से देख रहा था। उसने एक दो बार सुहाना से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन सुहाना उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी और उसके सवालों का कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, और वह उसे लेकर बीच साइड पहुंच गया। विक्रांत ने जहां गाड़ी रोकी वहां पर लोग ना के बराबर थे, या कह सकते हैं कि थे ही नहीं। वो इलाका बिल्कुल सुनसान था। विक्रांत गाड़ी से बाहर आया और उसने सुहाना को बाहर आने के लिए कहा, पर सुहाना ने मुंह फुलाते हुए कहा, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ कहीं भी, मुझे घर लेकर चलो। तो विक्रांत ने अपना सिर ना में हिलाया और उसकी सीट बेल्ट ओपन कर उसका हाथ पकड़ उसे बाहर निकाला और कहा, बात बात पर इतना नाराज क्यों हो जाती हो? तो सुहाना ने भी शिकायती लहजे में कहा, तो तुम भी तो मुझे बात बात पर हमेशा डांटते रहते हो, जब देखो मुझको ऑर्डर ही देते रहते हो। माना मैं तुमसे बहुत छोटी हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा मुझे ऑर्डर देते रहो। इसके साथ दोस्ती रखो, उसके साथ मत रखो, इससे बात करो, उससे बात मत करो, ऐसा थोड़ी ना होता है। कहकर सुहाना ने अपने हाथ बांध लिए और उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी से टिकाते हुए कहा, ठीक है तो रखो दोस्ती लड़कों से, मैं भी लड़कियों से दोस्ती रखता हूँ, और फिर उनके साथ ऐसे ही क्लोज फोटो खिंचवा कर उसे सोशल मीडिया पर रोज पोस्ट करूँगा। फिर तुम बुरा मत मानना। जब विक्रांत ने सुहाना से यह कहा कि वो लड़कियों से दोस्ती करेगा, तो फिर सुहाना को कहीं ना कहीं अच्छा महसूस नहीं हुआ। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, तुम ऐसा करोगे? विक्रांत ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल मैं ऐसा करूँगा। जब तुम चाहती हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो फिर तुम्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना सुहाना। विक्रांत की बात सुनकर सुहाना की आंखें नम हो गईं। उसे पता नहीं क्यों बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था।
विक्रांत कैसा बार बार कहना कि वह लड़कियों से दोस्ती करेगा, और यह बात तो वह भी नहीं समझ पा रही थी कि भला उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। उसने अपना सर विक्रांत के सीने में छुपा लिया और कहा, नहीं, तुम किसी लड़की के क्लोज मत जाना और किसी से दोस्ती मत करना, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सुहाना की इस हरकत से विक्रांत के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने सुहाना को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, नहीं करूँगा, अब ठीक है। सुहाना ने विक्रांत की तरफ देखा और प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, मैं भी नहीं करूँगी। वैसे भी वह तो यहाँ रहता भी नहीं है, वह 1 साल पहले ही चला गया था यहाँ से, और वह तो एक पुरानी फ़ोटो थी जब मैं फर्स्ट ईयर में थी। विक्रांत को सुहाना का जवाब कहीं ना कहीं एक राहत दे रहा था, लेकिन फिर उसके दिल में एक बेचैनी सी होने लगी कि उसने तो सिर्फ सुहाना से कहा ही था कि वो किसी लड़की से दोस्ती करेगा, लेकिन इतनी सी बात पर ही सुहाना की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन अगर कहीं सुहाना को उसके पास्ट के बारे में कुछ पता चला तो पता नहीं वह कैसा रिएक्ट करेगी, क्या वह यह सब बर्दाश्त कर भी पाएगी। और अभी अभी तो सुहाना के दिल में उसके लिए थोड़े बहुत जज्बात पनपने लगे थे, जिससे शायद वह खुद भी अनजान थी। लेकिन उसे अपने प्यार का एहसास होने से पहले ही अगर विक्रांत का अतीत उसके सामने आ गया तो कहीं वह सुहाना को खो ही ना दे। यह सोच कर ही उसके दिल में एक डर अपनी जगह बनाने लगा। उसने सुहाना को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखें बंद करते हुए मन ही मन कहा, मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं खो सकता सुहाना, कभी भी नहीं। ये सोचते हुए विक्रांत ने सुहाना को कुछ ज़्यादा ही कसकर पकड़ लिया था, जिससे सुहाना का दम घुटने लगा। वो घुटी हुई सी आवाज़ में बोली, क्या कर रहे हो, मुझे सांस नहीं आ रही है, छोड़ो मुझे। सुहाना की आवाज़ सुनकर विक्रांत को अब जाकर महसूस हुआ कि उसने अपनी नाजुक सी बीवी को कुछ ज़्यादा ही हार्ड तरीके से हक कर लिया। उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी, लेकिन उसे छोड़ा नहीं। सुहाना उसकी मजबूत बाजुओं में लिटिल रैबिट की तरह लग रही थी। कुछ देर बाद उसने सुहाना को छोड़ा और उसके बाल ठीक करते हुए कहा, अब घर चलें? सुहाना ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। विक्रांत ने अभी गाड़ी का डोर उसके लिए ओपन किया ही था कि तभी वहाँ कुछ आवारा लड़के आ गए, जो इस वक्त नशे में धुत थे। उसमें से एक लड़का सुहाना को बड़ी गंदी नज़रों से घूरते हुए बोला, हमें भी थोड़ा गले लगा लो जाने मन, हम में क्या बुराई है। इस लड़के की बात सुनकर विक्रांत की पकड़ डोर के हैंडल पर कस गई, पर सुहाना गुस्से में उन पर चिल्लाते हुए बोली, कमीनों, ऐसे चप्पलों से मार लगाऊंगी ना कि अपनी बीवी को भी गले लगाने से डर लगेगा, हाँ नहीं तो। कहते हुए सुहाना जैसे ही उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ी, विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि सुहाना उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ती, विक्रांत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बिना सुहाना की तरफ देखे अपनी डीप और खतरनाक आवाज़ में कहा, चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठो। सुहाना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, अरे वो इतना कुछ बोल रहे हैं, मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं? तो विक्रांत ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय उसे अपनी लाल आंखों से घूर कर देखा। विक्रांत के फेस एक्सप्रेशन इस वक्त काफ़ी खतरनाक नजर आ रहे थे, इसलिए सुहाना बिना कुछ बोले चुपचाप गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई। विक्रांत ने अपना हाथ ऊपर का कोट उतार कर विक्रांत ने अपने ऊपर का कोट उतारकर सुहाना की तरफ बढ़ाया और गाड़ी का डोर तेज आवाज के साथ बंद कर दिया। उसने अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए उन लड़कों की तरफ देखा जिनके चेहरे पर अभी भी एक गंदी सी स्माइल थी। विक्रांत ने आगे बढ़ते हुए अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए और उनकी तरफ अपनी खतरनाक नज़र डालते हुए बोला, हाँ तो क्या कह रहे थे, एक बार फिर से बोलना। तभी एक लड़का आगे आया और शराब का घूंट पीते हुए बोला, अकेले अकेले मज़े लोगे क्या उसके साथ, थोड़ा हमें भी। अभी वह अपनी पूरी बात कर भी नहीं पाया था कि एक जोरदार पंच आकर उसके मुंह पर लगा और उसका सीधा मुंह के और वह लड़का सीधा मुंह के बल नीचे गिर गया। उसकी नाक से खून की धारा बहने लगी। जब लड़कों ने अपने साथी को ऐसे नीचे पड़े हुए देखा तो गुस्से से सभी ने विक्रांत की तरफ देखा। उसमें से दूसरा लड़का चिल्लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, पहले सोचा था उसे शेयर कर लेंगे, अब तो वह पूरी की पूरी हमारी ही होगी। कहते हुए वह जैसे ही आगे बढ़ा, विक्रांत ने अपने मजबूत हाथ से उसका गला पकड़ लिया और उसे हवा में ऊपर उठाते हुए बोला, बहुत बोलते हो तुम, इस आवाज़ को तो हमेशा के लिए बंद बंद हो जाना चाहिए। कहने के साथ ही उसने अपनी पकड़ उसकी गर्दन पर और कस दी। थोड़ी ही देर में वह लड़का जो विक्रांत की मजबूत पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था और अपने हाथ पैर
चला रहा था, कुछ ही देर में शांत पड़ गया। विक्रांत ने उसकी बॉडी को उठाकर वहां से दूर फेंका। वहीं उन लड़कों की तो हालत खराब हो गई थी, क्योंकि सामने खड़े इस शैतान ने एक ही बार में उनकी दो साथियों का काम तमाम कर दिया था। विक्रांत ने एक बार फिर शैतानी नजरों से उन सबको देखा और कहा, तुम कुछ नहीं बोलना चाहोगे? अभी तो बहुत कुछ बोल रहे थे। तभी वह सब अपना सलाइवा गटकते हुए बोले, नहीं, हमें कुछ नहीं कहना, बल्कि हमने तो कुछ कहा भी नहीं था। यह तो इन दोनों ने ही बोला था। दरअसल विक्रांत का यह रूप देखकर उन सभी का नशा एक पल में ही उतर गया था। अब तो उन्हें सिर्फ अपनी जान बचाने की लगी हुई थी। विक्रांत जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, वह लोग अपने कदम पीछे ले रहे थे। विक्रांत ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, पर तुम दोनों उसके साथ ही तो थे ना, और उनका साथ भी दे रहे थे, तो इस बात की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। इससे पहले कि वह लोग वहां से भाग पाते, विक्रांत ने अपनी कमर में लगी हुई गन को निकाला और एक एक कर सबको शूट कर दिया। इसी के साथ उन सभी की अब रेत पर पड़ी हुई थी। विक्रांत ने वापस गन को अपनी कमर में लगाया और गाड़ी की तरफ मुड़ा। गाड़ी में बैठी हुई सुहाना की हालत तो ये नज़ारा देखकर सदमे में ही चली गई थी। उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई। उसने पहली बार ऐसा नज़ारा अपनी लाइफ में रियल में देखा था, वरना यह सब तो उसके मूवी में कई बार देखा था। वह कहते हैं ना, मूवी में देखना और रियल लाइफ में यह सब देखने में बहुत फ़र्क होता है। और उससे बड़ी सदमे की बात यह थी कि इन सबको मारने वाला उसका हस्बैंड ही था। वहीं विक्रांत के चेहरे से नहीं लग रहा था कि उसने अभी के अभी 6 लोगों की जान ले ली थी। उसे तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए तो यह सब नॉर्मल सी बात है। उसे नहीं पता था कि उसका यह पति इतना ज़्यादा खतरनाक भी है। अब तो उसे विक्रांत से डर लगने लगा कि कहीं उसने कुछ भी उटपटांग हरकत की तो विक्रांत गुस्से में आकर उसे भी इन लोगों की तरह गन से शूट ही ना कर दे। विक्रांत अपनी गाड़ी में आया। वह गाड़ी का डोर ओपन कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने एक नज़र सुहाना की तरफ देखा, जो अभी भी फटी हुई आंखों से सामने की तरफ देख रही थी। विक्रांत ने उसे पुकारा, सुहाना, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? अब पूछो भला, सुहाना कौन सा रोज रोज ऐसा लाइव एनकाउंटर देखती है? विक्रांत भी ना, सवाल तो सही पूछना था ना। सुहाना ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो विक्रांत ने इस बार उसके कंधे को हिलाते हुए पूछा, तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? जैसे ही सुहाना को विक्रांत का टच महसूस हुआ, उसने खोई हुई नजरों से विक्रांत की तरफ देखा और विक्रांत को देखते हुए ही वो डर के मारे एकदम से पीछे हो गई और डरते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ कर सकती भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे मत मारना, प्लीज प्लीज प्लीज। विक्रांत ने अपना सिर नाम में हिलाया और मन ही मन कहा, लगता है एक बार फिर से दौड़े पड़ने शुरू हो गए हैं। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से ड्राइव करते हुए निकल गया। वहीं सुहाना पूरे रास्ते दरवाजे से चिपक कर ही बैठी रही। उसे तो लग रहा था कि अगर उसने चू की आवाज़ भी निकाली तो विक्रांत की गन की बुलेट सीधा उसके सिर के आर पार होगी। वह ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी। राठौर मेंशन। रूहानी चेंज करके अपने रूम में आई तो सामने का नज़ारा देख कर उसके होश ही उड़ गए। एकदम से वो चीखते हुए बोली, यह सब किसने किया? यह चीख ना डर की थी ना गुस्से की, यह चीख खुशी की थी। उसकी आंखें अब खुशी से चमक रही थी। वह जल्दी से जाकर बेड पर चढ़ गई और कूदते हुए बोली, वाओ, यह सब कितना खूबसूरत है, किसने किया यह सब? दरअसल उसे अपने रूम का इंटीरियर वैसे ही लग रहा था जैसे उसने सोचा था, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत। यही रीज़न था कि रेहान उसे घर नहीं आने दे रहा था। उसने शहर की सबसे बड़ी इंटीरियर डिज़ाइनर कंपनी को ऑर्डर दिया था कि एक दिन में ही उसे अपने रूम का इंटीरियर चेंज करवाना है, और यह काम उन लोगों ने बखूबी किया भी था। रेहान ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि उस रूम के इंटीरियर में रूहानी की पसंद का भी पूरा ख्याल रखा जाए। रेहान जान गया था कि रूहानी को किस तरह का इंटीरियर पसंद आएगा, इसलिए उसने उन्हें इस बारे में बता दिया था। और वाकई में उस डिज़ाइनर ने रेहान और रूहानी की पसंद की मिक्स मैच करके काफ़ी खूबसूरत रूम का इंटीरियर तैयार किया, जो रूहानी को भी बहुत पसंद आया। रेहान शादी के बाद पहली बार अपनी बीवी को सरप्राइज दे रहा था, तो वह भला सरप्राइज को खराब कैसे होने देता? क्योंकि अगर रूहानी वक्त पर घर पहुंच जाती तो उसका सरप्राइज तो धरा का धरा ही रह जाता। अब वह रूम की डोर से टिक कर रूहानी को बड़े ही प्यार से देख रहा था। रूहानी के चेहरे पर आई हुई चमक उसे बहुत ही सुकून दे रही थी। रूहानी तो अपनी उछल कूद में भूल ही गई कि रेहान भी उसी रूम में मौजूद है। रेहान ने जब देखा कि रूहानी एकदम
बेड के किनारे पहुंच गई और वो कभी भी गिर सकती है, तो वो जल्दी से उसे पकड़ने के लिए आगे आया और उससे पहले ही रूहानी सीधा फर्श पर जाकर गिरी और जोर से चिल्लाई, आओ मेरी कमर। हालांकि फर्श पर कारपेट बिछा हुआ था, इसलिए उसे ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो उसकी कमर पर लगा ही था। रेहान ने अपनी कमर पर हाथ रखकर अपना सिर ना हिलाया और कहा, बंदरों की तरह उछल कूद करने तक तो ठीक था रूहानी, पर कम से कम थोड़ा सा ध्यान तो रखा करो। कहकर रेहान ने झुककर उसे अपनी गोदी में उठा लिया और धीरे से बेड पर लिटा दिया। रूहानी ने रोंदू सी शकल बनाते हुए कहा, एक तो मैं गिर गई और फिर भी तो मुझे डांट रहे हो। मेरी कमर में बहुत तेजी लगी है, मुझे दर्द हो रहा है। रेहान को पता था कि रूहानी को ज़्यादा नहीं लगी है, पर वह अपनी नौटंकी बीवी को भी जानता था, इसलिए उसने जल्दी से उसे पलटते हुए कहा, अच्छा तुम्हें कमर पर चोट लगी है, दिखाओ जरा मुझे कहाँ लगी है। कहकर उसने रूहानी की कुर्ती को ऊपर किया और जैसे उसके प्लाजो को थोड़ा खिसकाने लगा, रूहानी झट से उठकर बैठ गई और कहा, इतनी जोर से थोड़ी ना लगी है मुझे, मैं ठीक हूँ। तो रेहान ने उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, अभी तो तुमने बोला कि मैं लगी है, दिखाओ मुझे कहाँ लगी है, मैं दवा लगा दूंगा। कहकर वह जैसे ही रूहानी के कपड़े की तरफ देखने लगा, रूहानी एकदम फिर उससे दूर हो गई और कहा, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है। रेहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठाते हुए शरारती स्माइल के साथ कहा, रूहानी तुम ऐसे मुझसे क्या शर्मा रही हो, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ। मैंने तो तुम्हें पूरी तरह से देखा हुआ है और तुम्हें महसूस भी किया है। कहते हुए रूहानी के गले को चूमा। रिहान की बात सुनकर रूहानी के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपना चेहरा रिहान के सीने में छिपा लिया और फिर धीरे से कहा, रिहान यह सब तुमने करवाया है ना? तो रिहान ने पूछा, क्या? तो रूहानी ने अपनी नज़र उठाकर रिहान की तरफ देखा और कहा, यह इंटीरियर तुमने ही चेंज करवाया है ना, इसलिए तुम मुझे घर नहीं आने दे रहे थे। तो रिहान ने अपने हाथ से रूहानी की कमर सहलाते हुए कहा, और कौन करवाएगा, वरना फिर पता चला तुम सबके सामने ढिंढोरा पीटती फिरी रही होगी कि मैं तुम्हें टॉर्चर करता हूँ। तो रूहानी ने फिर से रेहान से कहा, सॉरी, वह मुझे गुस्सा आ रहा था ना तुम्हारे ऊपर, इसलिए मैंने कहा। रेहान ने अब रूहानी को छेड़ते हुए कहा, मुझे सॉरी नहीं बल्कि थैंक यू गिफ्ट चाहिए। मैंने तुम्हें सरप्राइज़ दिया है तो तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि तुम मुझे उसके बदले में थैंक यू गिफ्ट दो। तो रूहानी ने नासमझी से रेहान की तरफ देखा और पूछा, थैंक यू गिफ्ट? तुम्हें क्या चाहिए गिफ्ट में रेहान? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। रेहान ने रूहानी के होठों को अपने अंगूठे से डॉट डॉट करते हुए कहा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है रूहानी, जिसकी चाहत मुझे हमेशा से रहेगी। रूहानी रेहान का इशारा समझ गई थी और उसने रेहान की यादों से उतरते हुए कहा, वह मुझे अब चेंज करना है, मुझे जाने दो। रेहान ने एक बार फिर रूहानी का हाथ खींच कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया और कहा, अपना थैंक यू गिफ्ट लिए बगैर तो मैं जाने नहीं दूंगा। अब जल्दी करो और मुझे मेरा गिफ्ट दो। रूहानी भी जानती थी कि रेहान उसे बिना गिफ्ट लिए तो नहीं जाने देगा, पर रूहानी को बहुत शर्म भी आ रही थी, क्योंकि आज तक उसने कभी भी खुद से कोई भी पहल नहीं की थी। यहाँ तक कि उसने कभी खुद से रेहान को कि डॉट डॉट तक नहीं किया था। रेहान ने अब रूहानी के कानों की तरफ झुकते हुए मैग्नेटिक वॉइस में कहा, मैं वेट कर रहा हूँ अपनी गिफ्ट का, मुझे और इंतजार मत कराओ रूहानी। रूहानी ने मन ही मन कहा, रेहान का कभी मन नहीं भरता क्या इन सब चीज़ों से? लेकिन तभी रेहान की आवाज़ उसके कानों में आई और उसने कहा, मेरा मन कभी भी तुमसे नहीं भर सकता रूहानी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा पागल है। अब जल्दी करो, तुम्हें मेरे होठों पर किस करना है, और वह भी तब तक जब तक मैं तुम्हें रुकने के लिए ना कहूँ। रिहान की डिमांड सुनकर रूहानी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वह तो सिर्फ उसके बालों पर किस करने के बारे में सोच रही थी, उसके गालों पर, लेकिन रेहान के होठों पर किस करने के बारे में सोच कर ही रूहानी शर्म से पानी पानी हो रही थी। वह भला ऐसा कैसे कर पाएगी? तभी रेहान ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मुझे वेट करना पसंद नहीं है रूहानी, दैट्स वाई हरी अप, अदरवाइज वी रेडी टू फेस द पनिशमेंट। रेहान की वार्निंग सुनकर रूहानी ने थोड़ा डर से रेहान की तरफ देखा
देखने लगी। वैसे तो उसे रेहान से अब ज़्यादा डर नहीं लगता था, लेकिन कभी-कभी रेहान अपना डेविलनेस उसके सामने दिखा ही देता था, और जब भी वह वार्निंग देता था तो समझो रूहानी की शामत आ ही जाती थी। रेहान ने एक बार फिर उसे घूर कर देखा, जैसे अब रूहानी को आंखों से ही वार्निंग दे रहा है, यह तुम्हारा लेट करना मुझे पसंद नहीं आ रहा। रेहान के ऐसा देखते ही रूहानी ने बिना देर किए अपनी सॉफ्ट हाथ उसकी उसके चेहरे पर रखे, गाल पर रखे, और अपने सॉफ्ट होठों को रेहान के होठों पर रख उसे एक की करने लगी। रूहानी ने आज तक उसे कभी किस नहीं किया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि किस कैसे किया जाता है, क्योंकि रेहान की आज तक रूहानी को किस करते हुए आया था। रूहानी किसी छोटे बच्चे की तरह रेहान के लोअर डॉट डॉट को कर रहे थे, और रेहान के लिए तो यह भी सुकून भरा था। रूहानी की सॉफ्ट होठों का टच महसूस करते ही रेहान ने अपनी आंखें बंद कर ली और रूहानी की कमर पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा कस ली। रेहान के टाइट पकड़ने से रूहानी को अब अपनी कमर में दर्द हो रहा था, पर वह बिना रेहान की परमिशन के उस किस को ब्रेक नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ा और अग्रेसिव होते हुए रेहान को की करने लगी। अब वह उसे किस के साथ साथ डॉट डॉट भी कर रही थी, जिसे उसे जताना चाह रही हो कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। रूहानी की इस तरह हरकत से रेहान मदहोश होने लगा था। उसने अपने हाथ रूहानी की डॉट डॉट पर चलाने लगी। कुछ ही मिनटों की बात जिसमें रूहानी थकने लगी थी, उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, पर रेहान उसे रुकने के लिए कह ही नहीं रहा था। रूहानी ने अब अपनी पकड़ रेहान के कंधे पर कस ली, जैसे उसे जताना चाह रही हो कि अब वह उसे किस ब्रेक करने की परमिशन दे दी, पर रेहान तो रूहानी में पूरी तरह से खोया हुआ था। उसके हाथ अब रूहानी के बालों को रहे थे। करीब 10 मिनट बाद अब रूहानी की हालत खराब होने लगी थी। उसे लग रहा था कि कुछ देर और रेहान ने उसे नहीं रोका तो वह ज़रूर मर ही जाएगी, क्योंकि वह बुरी तरह से थक चुकी थी और पहले ही उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। उसने तो सोचा था वह घर जाकर जल्दी से चेंज करेगी और अपनी बेड पर पसर जाएगी, क्योंकि उसे वैसे भी बहुत नींद आ रही थी। लेकिन यहाँ भी रेहान ने उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 5 मिनट और बीत जाने पर रेहान को महसूस हुआ कि अब रूहानी कोई हरकत नहीं कर रही है। उसने अपनी आंखें खोली और देखा रूहानी उसको अपने ही लिए सो चुकी थी। उसने अपनी आई रोल की और संभाल कर रूहानी को खुद से थोड़ा दूर किया। रूहानी अब पूरी गहरी नींद में सो चुकी थी। रेहान ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, ऐसे किस करते हुए कौन सोता है यार। उसने फिर धीरे से संभाल कर रूहानी को अच्छी तरह से बेड पर लेटा दिया। रूहानी ने अभी भी ऑफिस के कपड़े ही पहने हुए थे। रेहान जानता था कि रूहानी काफ़ी थकी हुई है, इसलिए उसने उसे जगाया नहीं और खुद ही क्लोजेट रूम से उसके कपड़े निकाल कर ले आया। रूहानी इतनी गहरी नींद में थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब रेहान ने उसके कपड़े चेंज कर दिए थे। हालांकि बीच में वो थोड़ा कसमसाई ज़रूर थी, लेकिन वापस सो भी गई। रेहान ने अब उसे अच्छी तरह से ब्लैंकेट से कवर किया और उसकी फॉरहेड पर किस करके वॉशरूम की तरफ चला गया। रात को डिनर करने के बाद विक्रांत कुछ देर टहलने के लिए गार्डन की तरफ चला गया। कुछ देर टहलने के बाद वो वहीं बेंच पर बैठ गया और उसने अपने फ़ोन में ईमेल चेक करने लगा। मतलब इस बंदे का क्या ही कहना। 6 लोगों को टपकाने के बाद आराम से डिनर कर रिलैक्स होकर बैठा हुआ है। पर पर हमारी सुहाना की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वह अपने रूम में ऊपर से नीचे तक खुद को ब्लैंकेट से कवर किए हुए कांप रही थी। उसकी आंखों के सामने तो बार बार वही नजारा घूम रहा था जब विक्रांत उन आदमियों को मार रहा था। वह कांपती हुई आवाज में खुद से ही बोली, बेटा सुहाना, अब तक तूने जिन जिन बातों पर विक्रांत को गुस्सा दिलाया है, अब कान पकड़ कर तौबा कर ले और कसम खा ले, तू कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी। उसका क्या भरोसा कब गुस्से में आकर मेरी ही काम तमाम कर दे। अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर बैठ गई और साइड टेबल पर रखे पानी को उठाकर पीते हुए बोली, उस दिन देखा नहीं था कैसे मेरा गला पकड़ लिया था। मरते मरते बची हूँ मैं। अब कल से नहीं नहीं, आज से, बल्कि अभी से पूरी कोशिश करना कि विक्रांत को तेरी किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आए। अभी तेरी उम्र ही क्या है, सिर्फ 20 साल। अभी तो तुझे कितने महान काम करने हैं। अभी तो तुझे अपनी नानी को वर्ल्ड टूर पर भी तो लेकर जाना है ना, और उस
उस नताशा की बच्ची को भी तो सबक सिखाना है। कुछ दिन मैं कॉलेज क्या नहीं गई, मेरे पीछे मेरी बुराइयां कर रही है, कल देखती हूँ उसको जाकर मैं। नताशा के बारे में सोचकर सुहाना ने गुस्से से एक पंच बनाकर अपने दूसरे हाथ की हथेली पर मारा। और अभी तो तासी के साथ मुझे बहुत सारी पार्टी भी करनी है। अरे उसके कुत्ते का बर्थडे भी तो आ रहा है, उसकी पार्टी भी तो मांगनी है मुझे। और मेरी चंपा चमेली, हाय वह बेचारी तो अकेली रह जाएंगी ना मेरे बिना। नहीं नहीं, मैं अब कोई रिस्क नहीं लेने वाली हूँ। मैं तो उसे मजाक में शैतान बोली थी, वो तो सच्ची मुच्ची का शैतान निकला रे। फिर ऊपर की तरफ देखते हुए, हे भगवान, तेरे 4 लड्डू क्या चुरा कर खाए तुमने? मुझे सजा के तौर पर विक्रांत ही दे दिया, वह भी मेरे पति के रूप में। नाराज हूँ मैं आपसे, बात नहीं करूँगी। देसी घी के लड्डू का डब्बा लेकर आऊँगी आपके मंदिर में, और उसमें से एक भी आपको नहीं खाने दूंगी, बल्कि आपके सामने बैठ कर ही पूरा डिब्बा चट कर जाऊंगी, देख लेना। हाँ, आसना ने दूसरी तरफ आसना ने जब देखा विक्रांत अकेले ही गार्डन में बैठा हुआ है, तो वो उस तरफ ही चली गई। दरअसल वह कुछ देर पहले ही गार्डन में टहलने के लिए आई थी। आसना ने थोड़ा दूर खड़े होते हुए कहा, विक्रांत तुम अकेले बैठे हो गार्डन में? आस्था की आवाज़ सुनकर विक्रांत ने पहले सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर वापस अपना ध्यान फोन में लगाते हुए कहा, तुम्हें क्या मेरे आसपास कोई और नजर आ रहा है? आसना ने कहा, आसना नहीं ना, तो जाहिर सी बात है मैं अकेला बैठा हूँ। विक्रांत का अक्सर ऐसे रूडली जवाब देने से आसना का चेहरा उतर जाता है, लेकिन फिर भी वह इसे अपने चेहरे पर हाथ जाहिर नहीं होने देती थी। उसने दोबारा स्माइल करते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ कुछ देर के लिए? विक्रांत ने उसकी इस बात को कोई जवाब नहीं दिया और अपना फ़ोन ही देखता रहा। आसना ने मन ही मन कहा, विक्रांत ने हाँ नहीं कहा, लेकिन ना भी तो नहीं कहा ना। कुछ समय विक्रांत के साथ स्पेंड कर ही सकती हूँ, सोचकर वह विक्रांत के बगल में आकर बैठ गई। काफ़ी देर तक दोनों के बीच एक चुप्पी छाई रही। अब आसना ने बात शुरू करने की गरज से कहा, विक्रांत, सुहाना काफ़ी अच्छी लड़की है, तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई थी उसके साथ? आसना का सवाल सुनकर विक्रांत को वह दिन याद आ गया जब उसकी गाड़ी से सुहाना की स्कूटी को टक्कर मार दी थी और सुहाना बिना डरे उससे लड़ने को तैयार थी। याद करके विक्रांत के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। विक्रांत को ऐसा मुस्कुराता हुआ देखकर आसना ने तुरंत ही अपना सवाल बदलते हुए दोबारा पूछा, सुहाना ने बताया था कि वह तुमसे प्यार नहीं करती है, फिर तुमने उसे राजी कैसे किया शादी करने के लिए? आशना का सवाल सुनकर विक्रांत के हाथ जो फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे थे वह एकदम से रुक गए। उसने मन ही मन कहा, यह बेवकूफ़ लड़की, क्या जरूरत थी आसना के सामने यह बकने की कि वह मुझसे प्यार नहीं करती है? यह लड़की इडियट ही रहेगी। फिर उसने कुछ सोचते हुए आसना की तरफ देखा और कहा, प्यार नहीं करती है तो क्या हुआ, आगे करने लगेगी। और वैसे भी कुछ लोगों को शादी के बाद प्यार होता है, बस फ़र्क यह है कि मुझे शादी से पहले हो गया और सुहाना को शादी के बाद होगा। क्या तुम्हारे दिमाग में और भी कोई डाउट है जिसको मुझे क्लियर करना है? विक्रांत का सुहाना के लिए इतना प्रोटेक्टिव बिहेवियर आसना को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि किसी वक्त यही प्रोटेक्टिव बिहेवियर सिर्फ आसना के लिए विक्रांत के मन में होता था। विक्रांत अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, अब मुझे अपने रूम में जाना है, जाना चाहिए। मेरी नई नवेली बीवी मेरा वेट कर रही होगी, और वैसे भी उसे मेरे बगैर नींद नहीं आती। कहने को विक्रांत कह तो रहा था, पर मन ही मन वो जानता था कि उसकी बीवी आराम से रूम में गधे घोड़े बेचकर सो रही होगी। आसना अब उतरे हुए चेहरे के साथ वहीं बैठ ही रह गई, क्योंकि जब यहाँ से आई थी तब से विक्रांत उसे बार बार यही एहसास करा रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी में आसना के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। आसना का होने या ना होने से उसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शायद आसना की जगह अब सुहाना ने विक्रांत की ज़िंदगी में ले ली थी, और वह भी इस तरह की विक्रांत अब सुहाना की जगह किसी और को देने के बारे में सोच भी नहीं पाता। विक्रांत अपने रूम में आया तो बेड की तरफ देख उसकी आंखें छोटी हो गई। सुहाना एक नहीं बल्कि दो दो ब्लैंकेट अपने ऊपर ओढ़े लेटी हुई थी, और ब्लैंकेट भी उसके इस तरह से ओढ़े रखे थे कि खुद को उसके पैरों से लेकर सिर तक पूरी तरह से कवर किया हुआ था, जैसे खुद को किसी से छिपाने की कोशिश कर रही हो। विक्रांत ने अपना
फ़ोन निकालकर साइड टेबल पर रखा और जैसे ही सुहाना का ब्लैंकेट हटाने की कोशिश की तो उसने महसूस किया कि सुहाना ने कसकर ब्लैंकेट को पकड़ा हुआ है। मतलब उसे देख कर लग रहा था कि उसने पूरी तैयारियां की हुई थी विक्रांत से बचने की। विक्रांत ने गहरी सांस ली और झटके से ब्लैंकेट को खींचकर उसके ऊपर से हटा दिया। सुहाना कसकर आंखें बंद किए हुए पड़ी हुई थी, जैसे वह विक्रांत के सामने दिखा रही हो कि वह इस वक्त गहरी नींद में है। पर उसकी बंद पलकों के अंदर हलचल करती उसकी पुतलियां साफ बता रही थी कि वो सिर्फ सोने का नाटक कर रही है, जिसे विक्रांत अच्छी तरह से समझ गया था। तभी विक्रांत को आसना की बात याद आ गई कि सुहाना ने आसना से क्या कहा था। उसे याद कर विक्रांत ने अपनी आंखें छोटी कर थोड़ा गुस्से से सुहाना को घूरा। विक्रांत ने अपनी भारी आवाज में सुहाना से कहा, अपना यह सोने का ड्रामा बंद करो और चुपचाप सीधी होकर बैठो। विक्रांत की आवाज में जब सुहाना ने गुस्सा महसूस किया तो मन ही मन बोली, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इतना गुस्सा आ रहा है मुझ पर। तभी विक्रांत ने एक बार फिर थोड़ी तेज आवाज में कहा, मैंने कहा सुहाना चुपचाप उठकर बैठो। मुझे अच्छे से पता है तुम सो नहीं रही हो, सिर्फ सोने का ड्रामा कर रही हो। उठो अभी की अभी। लास्ट की बात विक्रांत ने थोड़ी तेज आवाज में बोली बोली थी, इसलिए सुहाना डर से झटके से उठ बैठी और आलती पालती मारकर अपना सर झुकाए बैठ गई। विक्रांत ने अपने हाथ बांधे और सुहाना से कहा, तुमने आसना से क्या कहा था सुबह। सुहाना ने बड़ी मासूमियत से विक्रांत की तरफ देखा और मरी सी आवाज में पूछा, मैंने मैंने क्या कहा था। आसना से, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। कहते हुए सुहाना इतनी मासूम लग रही थी कि उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि यह एक नंबर की खुराफाती लड़की है। विक्रांत अब उसके चेहरे की तरफ झुका और उसकी चिन पकड़ते हुए पूछा, अच्छे से याद करो कि तुमने आसना से क्या कहा था। तो सुहाना याद करने की कोशिश करते हुए बोली, मैंने मैंने तो उसे बहुत कुछ कहा था, पर तुम किसकी बात कर रहे हो, मतलब कौन सी बात की बात कर रहे हो। सुहाना की बात सुनकर विक्रांत ने दांत पीसते हुए कहा, तुमने आसना से ये नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। सुहाना को विक्रांत की आंखों में देखने से अब डर लग रहा था, क्योंकि विक्रांत जब भी उसे गुस्से से घूरता था तो सुहाना चाहकर भी उसे अपनी नज़र नहीं मिला पाती थी और खुद ब खुद अपनी नज़रें झुका उसकी नज़र झुक जाया करती थी। इस बार भी उसने ऐसे ही किया। उसने अपनी पलकें झुका ली और धीरे से कहा, पर मैंने तो सच ही बोला था ना, इसमें झूठ क्या है। विक्रांत ने सुहाना की दोनों बाह को कसकर पकड़ा और उसे खड़ा करते हुए बोला, तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो सुहाना। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि पति पत्नी की हर बात सबको नहीं बताई जाती, और तुम उस आसना के सामने हमारे रिश्ते की पोल खोल कर आ गई। विक्रांत ने सुहाना को बेड पर खड़ा किया था, जिस वजह से सुहाना उससे थोड़ी सी ही ऊंची लग रही थी। लेकिन इस वक्त सुहाना ने अभी भी विक्रांत से नजरें नहीं मिलाई हुई थी और उसने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। सुहाना की शक्ल इस वक्त ऐसी लग रही थी जैसे एक मासूम सा बच्चा गलती करने के बाद अपनी सजा का इंतजार कर रहा हो, और वह मन ही मन सोच रहा हो कि उसकी गलती इतनी बड़ी तो नहीं थी, फिर उसे सजा क्यों दी जा रही है और उसे डांट पड़ भी क्यों रही है। सुहाना के मन में भी कुछ ऐसे ही विचार चल रहे थे कि विक्रांत इतनी सी बात पर उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। विक्रांत ने उसे लगभग झिझोड़ते हुए कहा, आप कुछ बोलो भी, वैसे तो दिन भर बकबक करती रहती हो, लेकिन जब सवालों के जवाब पूछूं तो यह मुंह सिल क्यों जाता है तुम्हारा। सुहाना ने सिर झुकाए हुए ही एक बार नजर उठाकर विक्रांत की तरफ देखा, लेकिन विक्रांत की गुस्से से लाल आंखों को देखकर उसने एक बार फिर अपनी पलकें झुका ली और बड़ी मासूमियत से कहा, तो क्या यह बात मुझे आसना को नहीं बतानी थी। आसना को बुरा लग गया क्या। सुहाना की ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात सुनकर विक्रांत कुछ पल के लिए तो उसे हैरानी से देखने लगा और मन ही मन बोला, इस बेवकूफ़ लड़की से और कैसे जवाब उम्मीद कर सकता है तो विक्रांत, यह लड़की भी ना एक दिन तुझे पागल ही कर देगी। उसने झटके से सुहाना को छोड़ दिया, जिससे सुहाना एकदम बेड पर लुढ़क गई। क्योंकि सुहाना विक्रांत की पकड़ के सहारे ही खड़ी हुई थी, इसलिए वह अपना बैलेंस नहीं बना पाई। विक्रांत ने फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में हाथ फेरे और फिर अपना एक पैर बेड पर रख कर रखा और अपने घुटने पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा, आज के बाद तुम हमारे बीच की कोई भी बात आसना से नहीं बताओगी और उसके सामने हमेशा यही जाहिर करोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हें मेरी बहुत परवाह है। सुना तुमने। सुहाना ने भी जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया, क्योंकि वह विक्रांत को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, क्योंकि उसके मन में तो यही डर बैठ गया था, अगर उसने विक्रांत को गुस्सा दिलाया तो विक्रांत उसे गोली मार देगा, और वह अभी से मरना नहीं चाहती थी। अभी तो उसे बहुत सारे मेहमान
बहुत सारे महान काम जो करने थे। इसमें सबसे पहला और बड़ा काम यह था कि विक्रांत का जीना हराम कैसे करना है। सुहाना, जो इस वक्त बेड पर अधलेटी हुई थी, वह फिर से सीधी बैठ गई और विक्रांत से थोड़ा डरते हुए पूछा, तुम्हें गुस्सा नहीं आया तो एक बात पूछूं? विक्रांत, जो अभी वॉशरूम की तरफ जाने ही वाला था, उसने मुड़कर एक बार फिर सुहाना की तरफ देखा और कहा, पूछो, और कुछ ढंग का ही सवाल पूछना। अब सुहाना भले ही कितनी भी कोशिश कर ले, वह अपनी उटपटांग हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकती थी। सुहाना जल्दी से बेड से उतर कर आई और विक्रांत के सामने खड़ी होते हुए बोली, मैं तो सारे सवाल ढंग की पूछती हूँ, तुम ही मुझे ढंग के जवाब नहीं देती हो। सुहाना के ऐसे बोलने पर विक्रांत ने एक बार फिर से उसे घूर कर देखा तो सुहाना जल्दी से हड़बड़ाती हुई बोली, नहीं नहीं, मैं तुमसे सीधे सवाल ही पूछूंगी और सीधा सा जवाब चाहूंगी। फिर उसने आगे कहा, आसना के साथ तुम्हारा कुछ मेरा मतलब कुछ पुराना मेरा मतलब कुछ प्रेम प्रसंग, ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं था ना? दरअसल सुहाना रुक रुक कर उससे अपने सवाल पूछ रही थी और इसी के साथ वो विक्रांत के फेस पर आए हुए एक्सप्रेशन को नोट भी कर रही थी कि अगर उसे जरा सा भी लगा कि विक्रांत उसके सवाल से गुस्सा हो गया है तो वह झट से वहां से भाग सके। सुहाना की बात सुनकर विक्रांत कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे समझ ही नहीं रहा था कि वह क्या जवाब दे। उसने अपनी नजरें सुहाना से फेर ली और बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा आसना के साथ कुछ कनेक्शन है, मतलब ऐसा कुछ? तो सुहाना ने भी विक्रांत के गाल पर हाथ रखा और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, मैंने तुझे सीधा सा सवाल पूछा, तुम ऐसे नजर क्यों फेर रहे हो जिसे मेरी आंखों में देखकर जवाब ही नहीं दे सकती हो? माना तुम बेवकूफ समझते हो पर मैं बेवकूफ हूं नहीं। विक्रांत ने कंफ्यूजन से उससे पूछा, क्या मतलब? तो सुहाना ने आगे कहा, तुम्हें अब तक मुझे पूरी फैमिली के सामने यह जताने से मना नहीं किया, लेकिन आसना के सामने तुम क्यों जताना चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम्हें तो अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं किसी के सामने ऐसा बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन आसना के सामने ही ऐसा क्यों कहना? कहते हुए सुहाना उसे छोटी आंखें छोटी कर शक की निगाहों से घूरने लगी। विक्रांत ने अब मन ही मन सोचा, यह लड़की जितनी बेवकूफ दिखती है इतनी है नहीं, चालाक लोमड़ी है ये अंदर से। उसने सुहाना के गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुमसे जितना कहा है सिर्फ उतना ही करो, जितना ज्यादा सीआईडी बनने की जरूरत नहीं है। कहकर वो वॉशरूम में घुस गया। सुहाना भी उसके पीछे पीछे ही जा रही थी कि तभी विक्रांत ने उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। सुहाना ने बाहर से चिल्लाते हुए कहा, विक्रांत, विक्रांत से दरवाजा खोल दो वरना मैं भी सीआईडी की दया की तरह दरवाजा तोड़ दूंगी। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए तो मतलब चाहिए। कहते हुए उसने वॉशरूम के गेट पर किक लगाया, लेकिन विक्रांत ने उसकी किसी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब सुहाना सीआईडी की दया की तरह ही कंधों से दरवाजा को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। पहले उसने एक बार किया, फिर दूसरी बार किया और तीसरी बार में वह सीधा विक्रांत के ऊपर जाकर गिरी। तो दोस्तों आगे क्या होगा ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनिए जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।